नमस्कार। आज मैं आपको हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या घटनाएँ घट रही हैं और वहाँ हिंसा क्यों हो रही है, इसके बारे में बताएँगे। ये हमारे सामान्य ज्ञान की बातें हैं, जनरल नॉलेज जीके की बातें हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा पड़ोसी देश में क्या हिंसा घट रही है और क्यों घट रही है, मेन उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है वहाँ का आरक्षण व्यवस्था। बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था वहाँ की हिंसा का मुख्य उद्देश्य है। अब वहाँ बांग्लादेश में आरक्षण की पद्धति क्या है और इसी के पैरेलल हम समझेंगे भारत में हमारी आरक्षण की व्यवस्थाएं क्या है। तो चलिए दोनों को हम समझते हैं। तो आज जो वर्तमान समय में वहाँ आरक्षण दिया जा रहा है 2018 तक का, समझिए। तो ये हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर ना दिखे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनिए तो समझ में आ जाएगा। तो जो वर्तमान स्थिति है आरक्षण की 2018 तक की, तो 56% वहाँ आरक्षण दिया गया है। उसमें 30% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, 30% आरक्षण वहाँ स्वतंत्रता सेनानी के लिए। और ये स्वतंत्रता सेनानी कौन है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, तो वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके लिए 30% आरक्षण रिजर्व किया गया है। क्योंकि देश के लिए उन्होंने कुछ किया है, इसलिए 30% आरक्षण उनको दिया जाए। लेकिन अब मुख्य मुद्दा क्या है, वहाँ की जो आम जनता है, तो इस 30% आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये 30% आरक्षण खत्म कर दिया जाए और सामान्य वर्ग को बढ़ाया जाए आरक्षण। तो चलिए देखते हैं। तो 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, 10% आरक्षण पिछड़े जिलों के लिए है, 10% महिलाओं के लिए है, 5% अल्पसंख्यक के लिए है और 1% दिव्यांग के लिए। तो टोटल 56% आरक्षण वहाँ दिया गया है और 44% क्या है, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण वहाँ दिया गया है। देखिए अब हिंसा का मुख्य कारण क्या है, जैसा कि आपको मैं बताया, स्वतंत्रता सेनानियों का जो 30% आरक्षण दिया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों को जो 30% आरक्षण दिया जा रहा है, उसको वहाँ के लोग खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो अब सरकार क्या है, उस 30% आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि जो वर्तमान समय में सरकार थी, वो उनके समर्थन से ही वहाँ देश आजाद हुआ था, अवामी लीग, ठीक है ना। तो जो सरकार अभी वर्तमान समय में है, उसके सहयोग के मुजीबुर रहमान एक व्यक्ति थे, उनके आंदोलन से नेतृत्व में ही वहाँ का बांग्लादेश आजाद हुआ था। वो बोलते हैं कि नहीं, इनको 30% आरक्षण दिया जाएगा। और वहाँ के लोग बोलते हैं अब इनका आरक्षण बंद किया जाए, क्योंकि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, अब वो धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। तो ये पद्धति बनाएगी अब उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाए। तो चलिए ये थोड़ा तो ठीक था। अब बच्चों के साथ साथ उनके पोते पोतियों को भी आरक्षण अब दिया जा रहा है, ये सबसे गलत बात है। ये उन लोगों को पसंद नहीं है, बांग्लादेशियों को, कि ठीक है भाई, स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण दे, क्योंकि वो अपना काम छोड़ के देश की आज़ादी के लिए काम किया। चलो ठीक है, उनके अपने बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बच्चों के लिए आरक्षण दे देते हैं। अब उनके बच्चे यानी पोते पोतियों को भी लिए आरक्षण दिया जा रहा है, यानी फिर ऐसे आरक्षण वो बढ़ता ही जाएगा, खत्म कभी होगा नहीं। मुख्य उद्देश्य उसका पूरा नहीं हो रहा है। आरक्षण का पर्टिकुलर एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जो लोग उस समय योगदान दिए थे, वो अपनी व्यवस्था में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। तो चलिए लोगों का भी कहना कहीं ना कहीं सही बात है। अभी 30% आरक्षण खत्म करना चाहती, लेकिन सरकार ने क्या किया, 2018 में एक निर्णय लिया। सरकार बोली अगर हम 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं देंगे, तो फिर किसी को आरक्षण नहीं देंगे, सब आरक्षण खत्म कर दी। और उसने केवल 7% आरक्षण दिया। बोली कि 7% में सिर्फ 5% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, 2% आरक्षण अन्य लोगों के लिए, जैसे कुछ रिजर्व लोग होते हैं उनके लिए, दिव्यांग हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए और सारे लोगों के लिए। तो सारा आरक्षण खत्म कर दिया। 2018 में बीच बीच में वहाँ ऐसे हिंसा होती रहती है आरक्षण को लेकर। 2018 में भी एक हिंसा हुई, सरकार ने जल्दी में इसका निर्णय लिया और ऐसा सिस्टम बना दिया, तो लोगों को चल रहा था सामान्य तरीके से। तो सिर्फ 7% आरक्षण बचा। 93% डायरेक्ट भर्ती होने लगी, चाहे सिविल सेवा में हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, नौकरियों में सीधे 93% मेरिट के आधार पे वहाँ सिलेक्शन होने लगा। अब 30%, अब मेन कारण क्या हुआ, अब देखिए आगे समझिए। अब वहाँ सिर्फ 7% हुआ 2018 में, लेकिन 5 जून 2024 को कुछ जिनको 27 जिनको 30% आरक्षण मिलता था स्वतंत्रता सेनानियों को, तो वो लोग जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज कर दिए कि भाई हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हम पिछड़े हुए हैं, हमारा उत्थान होना चाहिए।
तो हाई कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही, आपको आरक्षण दिया जाए। तो सरकार ने पुरानी आरक्षण व्यवस्था को, हाई कोर्ट ने पुरानी आरक्षण व्यवस्था को फिर से यथावत कर दिया। नहीं, 56% ही आरक्षण दिया जाएगा और 44% सामान्य वर्ग के लिए। ये 5 जून 2024 का निर्णय है। तब से वहाँ के लोग भड़क गए कि नहीं, ऐसी कैसी व्यवस्था। फिर से वहाँ से आगजनी होने लगी, मारपीट होने लगी, हिंसा होने लगी। तब से आज तक की जो घटनाएं घट रही हैं वो अभी भी चल रही हैं। अब देखिए, शेख हसीना जी को, जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो अब 5 जून को ये घटना घट गई। तो ऐसे ही लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरक्षण को खत्म करना। लेकिन सरकार देना चाहती है, इससे बात नहीं बन पा रही है। सरकार गिर गई है, नई सरकार बन गई है। इसका इतिहास क्या है? थोड़ा सा आरक्षण का इतिहास समझ लेते हैं। 1933 में ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने, जब भारत से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक समय थे। कब? 1933 में, 1933 की बात है। तब उस समय हम ब्रिटेन के अधीन थे, उस समय पीएम थे कौन? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। उन्होंने आरक्षण दिया था, उन्होंने एक रिजर्वेशन में कम्युनल अवार्ड पास किया था, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक। अब ये कम्युनल अवार्ड पास किया तो उसमें क्या कहा कि किसको किसको निर्वाचन के लिए आरक्षण दिया गया? मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए और बहुत सारे कई लोगों के लिए। ईसाई के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए और दलित के लिए। इतने सारे आरक्षण वहाँ पे लोगों को दिया गया, पहला आरक्षण। अब उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब देखिए थोड़ा सा यहाँ को इतिहास समझिए। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस समय 80% आरक्षण था, सिर्फ 20% सामान्य वर्ग के लिए था। फिर घटना क्या घटी? क्या था? 30% स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 40% पिछड़े जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए था। लेकिन फिर 1976 में क्या किया? उसको 20% को, जो पिछड़े जिलों के लिए है, उसको कम करके 20% कर दिया गया, 40 से 20% किया गया, तो 60% आरक्षण हुआ। फिर जाके और आगे घटना घटती है 1985 में, उसको 55% कर दिया गया और 2018 तक में ये 56% हो गया था। 56%। तो ये स्थिति आपकी थी, आपको बताया ना, 56% आरक्षण इस व्यवस्था में दिया गया था। लेकिन 2018 में ही सरकार ने इस आरक्षण को पूरी रूप से खत्म करके सिर्फ 7% आरक्षण दिया। अब 2024 में फिर से हाई कोर्ट ने आरक्षण दे दिया है। इसी को लेके वहाँ हमला हो रहा है। मेन मुद्दा वहाँ का आरक्षण है। तो ये रही आपको आरक्षण की जानकारी देने की बांग्लादेश में। अब थोड़ा सा समझते हैं भारत में आरक्षण की व्यवस्था क्या है। तो चलिए, वर्तमान में स्थिति क्या है भारत में आरक्षण की? तो 15% एससी को दिया जा रहा है, 7.5 एसटी को दिया जा रहा है, 27% ओबीसी को आरक्षण, टोटल 49.5% आरक्षण था। अब इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% बढ़ा दिया गया है, तो टोटल 59.5% आरक्षण हो गया। यानी रिजर्व अब सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 40.5% बचा है। तो ये रहा भारत में रिजर्वेशन का आरक्षण का तरीका। अब देखिए, इसका भी कुछ इतिहास हम समझ लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास देखते हैं। 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फुले ने एक वहाँ पे सबसे पहले जाति आधारित आरक्षण का प्रस्ताव किया था। सबसे पहले 1800 कब? 1882 में कौन? विलियम हंटर और ज्योतिबा राव ने जाति आधारित आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, पास नहीं होता, केवल प्रस्ताव रखा था। फिर 1833 में, जैसा कि मैं बताया, ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? कम्युनल अवार्ड पास किया था। किसके किसके के लिए? मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए और दलित के लिए, इन सब के लिए। फिर उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया गया है अम्बेडकर गांधी जी के साथ। 1947 में, 1947, अब जब भारत आज़ाद होता है, इसके बाद समझिए, 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है, तो सबसे पहले शुरुआत में आज़ादी के समय एससी और एसटी को आरक्षण था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। लेकिन 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है, 1991 में दिया गया है। अब 2019 में अब सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए भी अब 10% आरक्षण है। ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो 8 लाख से उनकी परिवार की आय कम है, 5 एकड़ से कम उनकी जमीन है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन। कुछ और क्राइटेरिया है कि आपको शहर पे प्लाट नहीं होना चाहिए, कितने बाई कितने कुछ है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब इस तरह का आरक्षण व्यवस्था है। देखिए, देश में
चाहे भारत हो चाहे बांग्लादेश हो, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब ये मुख्य उद्देश्य अगर पूरा हो रहा तो आरक्षण व्यवस्था सही है। जब उद्देश्य ही पूरा नहीं होता तो आरक्षण व्यवस्था कहीं न कहीं गलत हो जाती है। जैसे यहाँ बांग्लादेश में देखिए, आरक्षण व्यवस्था ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को तो आप दे रहे थे, बहुत अच्छा। उनके चलो बच्चे-बच्चियों को भी दे दिए, वो भी सही है। लेकिन उनके पोते-पोतियों को देने का आरक्षण क्या तुक था? ऐसे तो आप हमेशा देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आरक्षण व्यवस्था की वहाँ सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो वहाँ की सरकार थी, उस सरकार से जुड़े हुए लोग थे, उस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिल रहा था 30%। इसलिए जो वहाँ की आम जनता थी तो भड़क रही है और हिंसा कर रही है। तो ये रहा वहाँ की व्यवस्था। अब देखिए, भारत में जो आरक्षण दिया जा रहा है, जाति आधारित पर दिया जाता है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या है कि कुछ तो जातियों को बहुत अच्छा, जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है, वो व्यक्ति धीरे-धीरे तो ऊपर, जो भारत में आरक्षण व्यवस्था है, भारत में जो आरक्षण दिया गया, जाति आधारित पे आरक्षण है। और इसमें क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारत में दबे-कुचले, बहुत दिनों से मतलब वो परेशान लोग थे, उनको मतलब आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन देने का उद्देश्य था। दिया भी जा रहा है उनको आरक्षण। लेकिन उसमें अब दिक्कत क्या होती है, जैसे जो व्यक्ति एक बार उसका आरक्षण का लाभ ले लिया, वो एक बार व्यक्ति बड़ा आदमी बन गया है। जैसे मान लो कोई एक ही SC/ST का व्यक्ति IAS ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, उसको तो रिजर्वेशन का लाभ मिल गया। अब वो रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, वो पैसे, सुविधाएं, समाज सा हर स्तर से संपन्न हो गया। लेकिन अब फिर से उसके बच्चे को आरक्षण मिला, फिर उसके पोते-पोतियों को आरक्षण मिल रहा है। ये कहीं न कहीं व्यवस्था गलत है। इसको सुधारने के लिए सरकार को चाहिए कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया है, उसको अब आरक्षण ना दिया जाए, क्योंकि उसी SC/ST वर्ग में इतने असहाय लोग हैं, जिनको सिर्फ़ जो सरकार की व्यवस्थाएँ हैं, 5 किलो राशन लेना और मुफ्त में लेना, उसी तक सीमित हैं वो लोग। तो 5 किलो राशन तक ही सीमित है, उनको आरक्षण से मतलब ही नहीं, आरक्षण जानते ही नहीं क्या है। तो ऐसे लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि जो बेचारे परेशान, दुखी है, मतलब उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको बढ़ाने का, ना कि जो एक बार आरक्षण का फ़ायदा ले लिया है, वो खुद लिया, अपने बच्चों को दिलाए, अपने पोते-पोतियों को दिलाए, ऐसे ही आरक्षण देता जा रहा है और मिलता जा रहा है। जब तक उन व्यक्तियों को आरक्षण मिलता रहेगा, तो जो आज 5 किलो राशन तक सीमित हैं व्यक्ति, उसको आरक्षण देश में कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो इन व्यक्ति का जब आरक्षण बंद होगा, जैसे मान लो कोई एक बार सरकारी नौकरी में मान लो एक वर्ग 3 में टीचर भी होता है, प्राइमरी टीचर बनता है, और एक IAS ऑफिसर सेक्रेटरी रैंक तक का अधिकारी, तो इनमें से कोई भी नौकरी नेता ही क्यों ना हो। जैसे आप देखिए, लोकसभा में 84 और 87, SC के 84 सदस्य, ST के 27 सदस्य को रिजर्वेशन मिलता है। कम से कम हर 5 साल में 131 लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोकसभा में। अब आप समझ सकते हैं, लोकसभा में सांसद बनना कितनी बड़ी बात है एक SC के लिए। बहुत बढ़िया, सरकार ने उन लोगों का भला हुआ, इस रिजर्वेशन की वजह से वो बढ़ गए। लेकिन वो कुंडली मार के ऐसे बैठ गए हैं क्योंकि उनका जो भाई पड़ोसी गांव का व्यक्ति था, वो तो आगे बढ़े, उसको भी तो सरकार कुछ ध्यान दे। तो इनको अब 131 लोगों को साइड करिए, नए हर 5 साल में कम से कम 131 लोगों का तो भला होगा। तो इससे क्या है, जो आरक्षण का उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। अदरवाइज आरक्षण का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो क्या है, यही तरीका अगर सरकार अपनाए, जो एक बार रिजर्वेशन पा चुका है तो उनको रिजर्वेशन बंद करे। जिस प्रकार चाहे नेता हो, चाहे हमारे IAS ऑफिसर हो, चाहे छोटे वर्ग के कर्मचारी हो, जो भी व्यक्ति हो, तो उससे क्या होगा, जो व्यक्ति 5 किलो राशन तक सीमित है, उसको तो मिलेगा ही, साथ में वो भी आरक्षण लेने का फायदा होगा। तो आप सामान्य वर्ग में रखिए, सरकार ये डिसाइड कर सकती है कि भाई किस व्यक्ति को आरक्षण कितना दिया जाए, कितना नहीं, इसका एक सर्वे करा सकती है, सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब तक ये 131 लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि यही नियम बनाने वाले हैं, यही नियम बनाने वाले हैं, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे गांव में जो उनका परिवार भाई आज भी 5 किलो राशन तक सीमित है, उसको भी आरक्षण का फायदा मिले, तब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बैठे हैं वहाँ गेट में, जब ये गेट में बैठे रहेंगे तो उनको आने का रास्ता नहीं रहेगा। तो मेरा एक सुझाव है सरकार को, सरकार चाहे, आप इसमें सहमत हो सकते हैं कि मतलब ये बातें सही है कि नहीं है, ये आप भी बताइए, और आगे सरकार को कुछ न कुछ यहाँ देश में भी करना चाहिए। चलिए, थैंक यू।